आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है। 5 मई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 7,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी परियोजना को विकसित करने के लिए तेलंगाना आ रहे हैं। तेलंगाना स्टेट में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में लास्ट 10 ईयर से 10 साल से नेशनल हाईवेज रोड्स का डेवलपमेंटल एक्टिविटी बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहे। आजाद से लेके 2014 तक तेलंगाना में 2500 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे रोड थे, मगर आज इस 10 साल में लगातार 3000 किलोमीटर का रोड, नया रोड तेलंगाना में जोड़ा है। तेलंगाना में लगभग 33 नेशनल हाईवेज है, तो पूरे हर जिला 33 डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवेज के साथ नया डिस्ट्रिक्ट आने के बाद भी नेशनल हाईवेज के साथ नरेंद्र मोदी सरकार जोड़ा है। लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए इस 10 साल में तेलंगाना में नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के विषय पर, नेशनल हाईवेज के विकास पर केंद्र सरकार तेलंगाना में खर्च किया है। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आवास विभाग के इंजीनियरों से अपने काम की ईमानदारी बनाए रखने और किसी भी गलती से बचने का आह्वान किया है। NYAC में 390 सहायक इंजीनियरों के प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बोलते हुए मंत्री ने पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश वितरित किया और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती होती है तो हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रदान करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण है कि घर केवल उन लोगों को आवंटित किया जाए जो वास्तव में जरूरतमंद है। मंत्री रेड्डी ने आवास निर्माण में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर प्रकाश डाला और चरण 1 से चरण 4 तक के प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सावधानीपूर्वक सिफारिशों की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर पिछली बीआरएस सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए तेलंगाना की पानी की जरूरतों का बलिदान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर कांग्रेस सरकार के दावों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने परियोजना और इसकी स्थिरता के विरुद्ध गलत सूचना अभियान की कड़ी आलोचना की तथा परियोजना के पीछे के तर्क और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। वरिष्ठ बीआरएस विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को चुपचाप केआरएमबी को सौंपकर तेलंगाना के अधिकारों को आंध्र प्रदेश को सौंप दिया है, जबकि बीआरएस की सालों की लड़ाई के बाद धारा 3 के बाद तहत कड़ी मेहनत से हासिल की गई सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सिंचाई पर सरकारी सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी आदित्य नाथ दास की नियुक्ति पर सवाल उठाया, जो तेलंगाना की सिंचाई परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार हैं। एक ब्रेक के बाद बहुचर्चित संडे फंडे कार्यक्रम 18 मई से टैंक बंड पर अपने पहले वाइब्रेंट अवतार में लौटने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक HMDA साप्ताहिक मनोरंजन कार्यक्रम को वापस ला रही है, जो पूरे शहर में लोगों को आकर्षित करता है, जिससे हुसैन सागर के साथ सुरम्य खंडे एक चौथे संडे को एक सांस्कृतिक और मनोरंजक केंद्र में बदल जाता है। ये गतिविधि जो अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी, उसको नए जोश के साथ पुनर्जीवित किया जा रहा है, क्योंकि शहर 10 से 31 मई तक हाईटेक सिटी में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। विदेशी प्रतिभागियों और विदेश से आए टूरिस्टों को बड़ी संख्या में आने की उम्मीद के साथ अधिकारियों को उम्मीद है कि फिर से शुरू हुए संडे फंडे से हैदराबाद की आवा बढ़ेगी और इससे आगंतुकों को सांस्कृतिक प्रतिबिंब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता से पहले ही शहर भर के होटलों में बुकिंग में उछाल देखा गया है और अधिकारियों का मानना है कि हैदराबाद की सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य को प्रदर्शित करने का ये सही मौका है। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच कर्नाटका के आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुसाइड बॉम्बर
बनने और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता ने बयान दिया। ये बयान तेजी से वायरल हो गया और इस पर सियासत छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। BZ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुझे इजाजत दे तो मैं सुसाइड बॉम्ब बांधकर पाकिस्तान जाने और हमला करने के लिए तैयार हूं। मंत्री ने कहा कि वो देश के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान देने के लिए तैयार हैं और केंद्र से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया, जबकि ज़मीर अहमद खान के पास मौजूद सभी लोग हंस पड़े। इस पर उन्होंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ या मजाकिया तरीके से ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे लेकर बहुत ही गंभीर हूँ। पॉपुलर सिंगर सोनू निगम बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं, कभी अपने बयान को लेकर तो कभी अपने कॉन्सर्ट को लेकर। एक बार फिर से सोनू निगम का नाम उनके दिए गए एक बयान के चलते चर्चा में है। अपने दिए गए बयान से उन्होंने कन्नड़ समुदाय को नाराज कर दिया है। एक कन्नड़ समर्थक संगठन ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। संगठन का आरोप है कि सिंगर के शब्दों ने कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। पूरे मामले की अगर बात करें तो 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक घटना घटी। सोनू निगम यहां एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए शामिल हुए थे। इस दौरान एक फैन ने बार बार उनसे कन्नड़ गाना गाने की मांग की। सोनू ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि वो फैन अग्रेसिव तरीके से मांग कर रहा था। इस बीच सोनू ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बयान विवाद में बदल गया। KRV ने पुलिस से मांग की है कि सोनू निगम के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाए। सोनू ने अपने बयान में कहा कि यही कारण है कि पहलगाम में जो हुआ था यही कारण है जो तुम कर रहे हो, जो अभी किया था। देखो तो सामने कौन खड़ा है। अपने इस बयान के बाद सिंगर अब कानूनी पछड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटका के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि हिंदुत्व कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु के दौरे के दौरान आज एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम जिले में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएंगे। हम दक्षिण कवाड़ा जिले में शांति भंग नहीं होने देंगे। किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या के मामले में आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी। फिलहाल 8 संदिग्ध जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए 8 लोगों की पहचान हो चुकी है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज कहा कि एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK ने भाजपा की धमकियों के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन DMK राजनीतिक रूप से इसका सामना करेगी। पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में जिला सचिवों की बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि भाजपा किसी तरह तमिलनाडु में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इससे सभी तरह की धमकियों का इस्तेमाल करके AIADMK को अपने वश में कर लिया है। पलानीस्वामी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। EPS को डर था कि अगर वो भाजपा के साथ गठबंधन के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनकी अपनी पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन स्वीकार कर लिया। अपने वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को तैनात करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगर एक आंदोलन के रूप में हमने हर समय इस तरह के परीक्षणों का सामना किया है, जो लोग राजनीतिक रूप से हमसे नहीं जीत सकते, वे हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के कृत्यों में संलग्न है। लोगों को उनकी धमकियों और डराने धमकाने का असली कारण पता है, इसलिए हम राजनीतिक रूप से भाजपा की धमकियों का सामना करेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि आज जब भारत हम जानते हैं कि इसने कितना लंबा कष्ट सहा है, लेकिन पिछले 11 वर्षों में एक महान राष्ट्रवादी नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक अभ्यास करने वाले शैव सिद्धांती है, देखिए कि उनकी सभी योजनाएं, उनके सभी कार्यक्रम, उनकी सभी योजनाएं कैसे गैर भेदभावपूर्ण और सर्व समावेशी हैं, क्योंकि हमारा शैव सिद्धांत लोगों के बीच भेदभाव नहीं सिखाता था। एक कथनी और करनी को एक करना है और परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारा देश कहीं से कहीं भी विश्व मामलों में केंद्र में है, क्योंकि राष्ट्रीय ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।